हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों न्यूक्लियस के बारे में, केंद्रक के बारे में। केंद्रक का कुछ पार्ट हमने लास्ट पार्ट में पढ़ लिया था और उससे आगे की जो बातें हैं वो आज हम इसमें क्लियर करने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था कि केंद्रक जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है, वो याद रखना क्या होता है बेटा। इसका कोशिका का, इसको नियंत्रण केंद्र कहते हैं। कोशिका का मैनेजर कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण अंग है जिसका मेन कार्य होता है सेल डिवीजन। एनिमल सेल में मिड पॉइंट में पाया जाता है और प्लांट सेल में ये परिधि पर पाया जाता है। केंद्रक के अंदर भरा हुआ द्रव्य केंद्रक द्रव्य कहलाता है। चार पार्ट हमने पढ़े थे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बताया था, क्रोमेटिन मटेरियल बताया था, इसके अलावा उसमें एक न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ होता है और इसके अलावा हम बात करें तो उसमें एक न्यूक्लियोलस होती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की यदि हम बात करें, केंद्रक झिल्ली की यदि हम बात करें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है बेटा? लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। लिपिड प्लस प्रोटीन से निर्मित होती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। और इसके अंदर भरा हुआ जो द्रव्य है, इसके भीतर भरा हुआ द्रव्य क्या कहलाता है? केंद्रक द्रव्य कहलाता है, या इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करते हैं केंद्रक द्रव्य में जो जालनुमा संघनित पदार्थ होता है, जालनुमा संघनित पदार्थ होता है केंद्रक द्रव्य में, इसको क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं, या इसको कहा जाता है क्रोमेटिन पदार्थ। क्या कहा जाता है इसको? क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं, क्रोमेटिन पदार्थ कहते हैं। ये क्रोमेटिन पदार्थ जो नाम दिया था वो फ्लेमिंग ने दिया था। क्रोमेटिन पदार्थ नाम किसने दिया है बेटा? फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया है। जैसा कि कल हमने डायग्राम बनाया था एक, इस तरीके से ये डबल मेम्ब्रेन एक सेल ऑर्गेनेल होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो भरा हुआ द्रव्य है इसको अपन ने नाम दिया था न्यूक्लियोप्लाज्म। ये तो क्या था? न्यूक्लियोप्लाज्म था बेटा। इसको अपन ने नाम दिया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या नाम दिया था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नाम दिया था। ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, याद रखना। और इसके अंदर जालनुमा जो संघनित पदार्थ होता है, इस प्रकार से कंडेंस्ड मटेरियल जो होता है, इसको नाम दिया था क्रोमेटिन पदार्थ। ये क्या है? क्रोमेटिन मटेरियल है। और क्रोमेटिन मटेरियल सेल डिवीजन के पश्चात ऐसी लंबी पतली धागेनुमा स्ट्रक्चर के रूप में बदल जाता है। इसको क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम कहते हैं। तो क्रोमेटिन पदार्थ नाम किसने दिया बेटा? फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया है। ये क्रोमेटिन पदार्थ जो होता है, ये क्रोमेटिन जो मटेरियल होता है वो सेल डिवीजन की एक अवस्था आती है, इसको कहते हैं मध्यावस्था, मेटाफेज कहते हैं। क्या कहा जाता है? मेटाफेज। सेल डिवीजन की मध्यावस्था के दौरान थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागेनुमा संरचनाओं के रूप में परिवर्तित होता है। धागेनुमा संरचनाओं के रूप में परिवर्तित होता है। इनको क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? क्रोमोसोम कहा जाता है। क्रोमोसोम जो नाम दिया था वो बाल्डेयर ने दिया था। किसने नाम दिया था? बाल्डेयर ने नाम दिया था। क्रोमोसोम जो नाम दिया था बेटा वो किसने दिया था? बाल्डेयर ने दिया था। और गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो गुणसूत्र की खोज की है स्ट्रासबर्गर ने।
अगर हम बात करें कि गुणसूत्र की खोज किसने की है, तो गुणसूत्र की खोज की है स्ट्रासबर्गर ने। किसने खोज की है? स्ट्रासबर्गर ने खोज की है। गुणसूत्र जो होते हैं याद रखना, ये होता क्या है दोस्तों, गुणसूत्र का निर्माण किस किस से होता है, एक प्रश्न आता है। तो गुणसूत्र का निर्माण हिस्टोन प्रोटीन से होता है और डीएनए से मिलकर के होता है। कुछ मात्रा में नॉन हिस्टोन और आरएनए भी इसमें मिल सकता है। तो यदि हम बात करें कि गुणसूत्र का निर्माण किस किस से होता है, तो गुणसूत्र का निर्माण डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, ये तो है मेन मुख्यतया। बाकी कुछ मात्रा में आरएनए तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होती है। कुछ मात्रा में आरएनए तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होती है। मनुष्य की एक कोशिका में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए सूत्र 46 गुणसूत्रों में बटा हुआ रहता है, बिखरा हुआ रहता है। मनुष्य की जो सेल होती है, याद रखना, मनुष्य की एक कोशिका में लगभग 2 मीटर लंबा, लगभग 2 मीटर लंबा जो डीएनए सूत्र होता है वो 46 गुणसूत्रों, या हम कह सकते हैं 23 जोड़ों में बिखरा हुआ रहता है। 23 जोड़ों में बिखरा हुआ रहता है। डीएनए सूत्र 46 गुणसूत्रों या 23 जोड़ों में बिखरा हुआ रहता है। गुणसूत्र जो होते हैं ना, वो सिर्फ या अपना विभाजक कोशिकाओं में दिखाई देते हैं। जिनमें विभाजन होता है ना, उनमें क्रोमोसोम दिखाई देते हैं। गुणसूत्र सिर्फ विभाजक कोशिकाओं में दिखाई देते हैं। गुणसूत्र सिर्फ किस में दिखाई देते हैं? विभाजक कोशिकाओं के अंदर दिखाई देते हैं। किस में दिखाई देते हैं? विभाजक कोशिकाओं में दिखाई देते हैं, याद रखना। प्रत्येक गुणसूत्र जो होता है वो 2 अर्ध गुणसूत्रों से मिलकर बना होता है, और जहां पर 2 अर्ध गुणसूत्र मिलते हैं उस बिंदु को कहा जाता है प्राइमरी संकीर्णन बोलते हैं, या उसको गुणसूत्र बिंदु कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। और सेंट्रोमियर जहां पाया जाता है उसे प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहा जाता है, या प्राथमिक संकीर्णन के नाम से भी जानते हैं। जैसे अपन बात करें कि ये कोई क्रोमोसोम है, ये कोई क्रोमोसोम है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सेंट्रोमियर। इसको क्या बोलेंगे? सेंट्रोमियर, या इसको कहा जाता है बेटा गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणसूत्र बिंदु कहा जाता है। और ये भाग कहलाता है क्रोमेटिड्स। गुणसूत्र जो होता है ये 2 भागों में बढ़ जाता है, इनको क्रोमेटिड्स कहते हैं। ये भाग भी क्या कहलाता है? क्रोमेटिड्स कहलाता है। क्रोमेटिड्स कहलाता है। और जहां पर पहली बार जब ऐसा सेंट्रोमियर जब बनता है तो इसको कहा जाता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं इसको, या इसको कहा जाता है प्राथमिक संकीर्णन। क्या कहते हैं इसको? प्राथमिक संकीर्णन के नाम से जाना जाता है। यानी जो प्रत्येक गुणसूत्र होता है उसमें प्राथमिक संकीर्णन मिलता है। प्रत्येक क्रोमोसोम में एक प्राथमिक संकीर्णन, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन मिलता है। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन मिलता है, प्राथमिक संकीर्णन मिलता है अपना, जिसे सेंट्रोमियर कहा जाता है, जिसे गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर कहते हैं।
जिसे गुणसूत्र बिंदु या क्या कहा जाता है, सेंट्रोमियर के नाम से जाना जाता है, या इसको गुणसूत्र बिंदु के नाम से जानते हैं। इस पर बिंब के समान आकार की रचना मिलती है। इस पर बिंब के समान आकार की रचना मिलती है, जिसको क्या कहा जाता है, याद रखना, बिंब के समान आकार की रचना मिलती है, इसे काइनेटोकोर कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको बताओ, काइनेटोकोर के नाम से जाना जाता है। तारक काय जो होता है ना, सेंट्रोसोम, ये कोशिका का अंग है। ये गुणसूत्र के जो सिरे होते हैं, उन गुणसूत्र के सिरों को एक बिंदु पर पकड़ करके रखता है और सेल डिवीजन में क्या होता है, सहायता करता है। अब ये जो सेंट्रोमियर होता है ना, इसके आधार पर गुणसूत्रों को 4 भागों में बांटा जाता है। तो उन 4 भागों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। गुणसूत्र की गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर की उपस्थिति के आधार पर, गुणसूत्र बिंदु की उपस्थिति के आधार पर, याद रखना, गुणसूत्र के प्रकार हम पढ़ रहे हैं। गुणसूत्र के प्रकार हम पढ़ रहे हैं। तो इस आधार पर गुणसूत्र जो होते हैं बेटा, वो 4 टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा? एक तो होता है मध्य केंद्री, सबसे पहला मध्य केंद्री, जिसको कहा जाता है मेटासेंट्रिक। मध्य केंद्री के बाद आता उपमध्य केंद्री की, उपमध्य केंद्री, जिसको कहा जाता है सब मेटासेंट्रिक। उपमध्य केंद्र की बात करें अपन, तो एक आता है एक्रोसेंट्रिक, अग्रबिंदुक। अग्रबिंदुक, या इसको कहते हैं एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक कहा जाता है। और एक आता है टीलोसेंट्रिक, या इसको अंत केंद्र की कहा जाता है, अंत केंद्री, अंत केंद्री कहा जाता है, इसको टीलोसेंट्रिक के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से 4 टोटल हमारे हो गए। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मध्य केंद्री क्या होता है। जब गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु बिल्कुल बीचों बीच पाया जाता है, जिससे दोनों भुजाएं बराबर लंबाई की हो जाती हैं। जैसे अपन बात करें, ये गुणसूत्र बिंदु हो गया, तो दोनों भुजाएं क्या हो गई, बराबर की हो गई। ऐसे ही एक भुजा ये हो गई और एक भुजा इसकी ये हो गई। इसको अपन क्या बोलेंगे, मेटासेंट्रिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, मेटासेंट्रिक बोलेंगे, याद रखना। ये सेंट्रोमियर है। तो जब सेंट्रोमियर मध्य में उपस्थित हो, जब सेंट्रोमियर मध्य में उपस्थित हो, तो उसे क्या बोलते हैं बताओ, मेटासेंट्रिक कहते हैं। और इसमें दोनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। इसमें याद रखना, ये जो दोनों भुजाएं होती है ना, ये बराबर लंबाई की होती हैं। सॉरी, ये वाली नहीं, ये दोनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। उपमध्य केंद्र की क्या होता है, सब मेटासेंट्रिक क्या होता है, गुणसूत्र बिंदु मध्य से हटकर होता है थोड़ा सा, यानी थोड़ा सा हटके होता है। जैसे ये भुजा है, ये भुजा है, ये भुजा है और एक ये भुजा है,
तो होना चाहिए था मध्य यहां, लेकिन मध्य से थोड़ा सा हटकर होता है। तो सेंट्रोमियर मध्य बिंदु से थोड़ा हटकर होता है। इसमें एक भुजा बड़ी होती है और एक भुजा छोटी होती है। एक भुजा बड़ी और एक भुजा छोटी होती है। एक भुजा बड़ी तथा एक भुजा छोटी होती है, उसको बोलते हैं सममेटासेंट्रिक। फिर आता है एक्रोसेंट्रिक, जिसको अग्रबिंदु कहा जाता है। अग्रबिंदु में क्या होता है, गुणसूत्र बिंदु बिल्कुल किनारे पर मिलता है। कहां मिलता है? किनारे पर मिलता है, जिसके कारण एक भुजा अत्यंत छोटी होती है और एक भुजा अत्यंत बड़ी होती है। तो गुणसूत्र बिंदु बिल्कुल किनारे पर मिलता है। किनारे का मतलब एंड में, जैसे ऐसे। गुणसूत्र बिंदु किनारे पर उपस्थित होता है, जिसके कारण एक भुजा अत्यंत बड़ी तथा एक भुजा अत्यंत छोटी होती है। इसको क्या बोलते हैं? अग्रबिंदु कहते हैं। और अंतःकेंद्रिकी को फीबोसेंट्रिक भी कहा जाता है, इसको याद रखना। इसमें क्या होता है, सेंट्रोमियर बिल्कुल जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र होता है, उसके शीर्ष पर पाया जाता है। जैसे हम बात करें बिल्कुल एंड में होगा, ये हमारा सेंट्रोमियर है। ये छोटी छोटी भुजाएं होंगी और ये पूरी एक लंबी भुजाएं होती हैं। तो इनमें जो सेंट्रोमियर होता है वो गुणसूत्र के शीर्ष पर उपस्थित होता है। कहां पर उपस्थित होता है? शीर्ष पर उपस्थित होता है। तो गुणसूत्र बिंदु की उपस्थिति के आधार पर गुणसूत्र कितने प्रकार के हो गए, याद रखना, 4 प्रकार के हो गए। कौन कौन से? मेटासेंट्रिक, जिसमें गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के बिल्कुल बीचों बीच में पाया जाता है, दोनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। सेंट्रोमियर मध्य में पाया जाता है। उपमध्य केंद्र की सबमेटासेंट्रिक, जिसमें एक भुजा बड़ी होती है, एक भुजा छोटी होती है। सेंट्रोमियर मध्य बिंदु से थोड़ा सा हट करके होता है। एक आता है अग्रबिंदु एक्रोसेंट्रिक, गुणसूत्र बिंदु किनारे पर पाया जाता है, एक भुजा अत्यंत बड़ी होती है, एक भुजा अत्यंत छोटी होती है। और चौथा आता है अंतःकेंद्र की टीलोसेंट्रिक, जिसमें सेंट्रोमियर गुणसूत्र के शीर्ष पर पाया जाता है। तो ये गुणसूत्र बिंदु के आधार पर गुणसूत्रों के हमने चारों प्रकार यहां पर कंप्लीट कर लिए हैं, याद रखना। ये सब क्या है? ये सेंट्रोमियर है। इसको अपन क्या कहेंगे? सेंट्रोमियर कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? सेंट्रोमियर। ये क्या है यहाँ पर? सेंट्रोमियर है। ये यहाँ पर क्या है? सेंट्रोमियर है। ये और ये दोनों, ये क्या है बताओ? सेंट्रोमियर है। क्या है ये? सेंट्रोमियर है। और ये भुजाएं हैं। तो इस प्रकार से 4 अपन को पार्ट में पढ़ने, इंपोर्टेंट पार्ट था, याद रखना। तो अपन ने बात की है सेंट्रोमियर के बारे में, और अपन ने थोड़ा सा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। ये दोनों जो अवकाश होता है ना बेटा, इसको कहते हैं पेरी न्यूक्लियर अवकाश। पेरी न्यूक्लियर स्पेस के नाम से जाना जाता है। ये लगभग कितना होता है? तो 10 से 50 नैनोमीटर होता है। कितना होता है? 10 से 50 नैनोमीटर होता है, याद रखना। कितना होगा? 10 to 50 नैनोमीटर होता है। अब इसमें क्रोमेटिन पदार्थ हो गया। अब इसमें एक आती है केंद्रिका, जिसको कहा जाता है न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहा जाता है। केंद्रिका के बारे में अपन बात करें तो केंद्रिका की खोज की थी फोंटाना ने। खोजकर्ता कौन है इसका? फोंटाना है। केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की थी। केंद्रिका की खोज किसने की थी? फोंटाना ने की थी। केंद्रिका एक झिल्ली विहीन संरचना है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गन है, याद रखना। झिल्ली विहीन संरचना है ये, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गन है, जिसकी वजह से
इसका जो द्रव्य होता है वो केंद्रक के सतत संपर्क में रहता है। इसका जो द्रव्य होता है, मैटर होता है, वो केंद्रक के सतत संपर्क में रहता है। केंद्रिका का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन और आरएनए से होता है। केंद्रिका का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन तथा आरएनए से होता है। केंद्रिका क्या काम करती है? सक्रिय राइबोसोम्स आरएनए संश्लेषण हेतु स्थल होते हैं। केंद्रिका क्या होती है रखना? केंद्रिका में जो एक्टिव राइबोसोमल आरएनए होते हैं, तो एक्टिव राइबोसोमल आरएनए संश्लेषण के लिए स्थल किसको माना जाता है? केंद्रिका को माना जाता है। तो यह है सक्रिय राइबोसोमल आरएनए संश्लेषण हेतु, आरएनए निर्माण हेतु क्या होते हैं? स्थल होते हैं। सक्रिय आरएनए संश्लेषण हेतु, आरएनए निर्माण हेतु क्या होते हैं? स्थल होते हैं। और ऐसी कोशिकाएं जो अधिक सक्रिय रूप से प्रोटीन का निर्माण करती हैं, उनमें याद रखना केंद्रिका ज्यादा मिलती हैं और बड़ी मिलती हैं। तो ऐसी कोशिकाएं जो सक्रिय रूप से प्रोटीन का निर्माण अधिक करती हैं, जो प्रोटीन निर्माण अधिक करती हैं, उनमें केंद्रिका बड़ी तथा अनेक मिलती हैं। उनमें केंद्रिका बड़ी तथा अनेक मिलती है। तो उसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोलस कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? इसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो केंद्रक के बीचों बीच पाई जाती थी। तो हमारा केंद्रक है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल हो गया, ये तो हमारा न्यूक्लियस है। और ये न्यूक्लियस के अंदर एक मेम्ब्रेनलेस ऑर्गन के रूप में, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गन के रूप में जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसको क्या कहा जाता है? केंद्रिका कहते हैं। केंद्रिका या केंद्रिक भी कह सकते हैं इसको। केंद्रिक, नॉट केंद्रक, केंद्रिक, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस कहते हैं याद रखना। ये केंद्रिका वगैरह होती है ना, ये कोश का विभाजन की पूर्वावस्था के दौरान तो विलुप्तीकरण का प्रारंभ हो जाता है, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका का। और अंत्यावस्था में क्या होता है? प्रकटीकरण होता है। कई बार सेल डिवीजन में से एक प्रश्न आ जाता है कि किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त होना प्रारंभ कर देते हैं। तो पूर्वावस्था में याद रखना प्रोफेज अवस्था होती है समसूत्री विभाजन की, जिसमें केंद्रक झिल्ली, कैरियोथीका और केंद्रिका, ये दोनों का ही विलुप्तीकरण प्रारंभ हो जाता है। नोट, सेल डिवीजन की पूर्वावस्था, प्रोफेज, पूर्वावस्था के दौरान, सेल डिवीजन की पूर्वावस्था के दौरान केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा केंद्रिका न्यूक्लियोलस का विलुप्तीकरण प्रारंभ हो जाता है। का विलुप्तीकरण क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। तथा अंत्यावस्था, जिसको अपन कहते हैं टीलोफेज, अंत्यावस्था के दौरान पुनः प्रकटीकरण होता है। पुनः प्रकटीकरण होने लगता है। तो विलुप्तीकरण की बात करें तो पूर्वावस्था आएगा, चाहे समसूत्री विभाजन की बात करें, चाहे अर्धसूत्री विभाजन की बात करें, चाहे माइटोसिस की बात करें, चाहे मियोसिस की बात करें। लेकिन पुनः प्रकटीकरण की बात करें तो कौन सी अवस्था आएगी? अपना टीलोफेज आती है। कौन सी अवस्था आती है? टीलोफेज आती है, या इसी को अपन कहते हैं अंत्यावस्था। क्या कहते हैं इसको?
अंत्यावस्था के नाम से जानते हैं। तो ये अपनी जो बात थी दोस्तों, ये हमने बात कर ली है क्रोमोसोम के बारे में, क्रोमेटिन मटेरियल के बारे में, गुणसूत्र के बारे में। एक इसमें याद रखना, वैसे मैंने कल संख्या लिख दी थी, संख्या तो जिसे पूछे आपसे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, 23 जोड़े। सरल प्रश्न कई बार प्रश्न आता है, रीट लेवल 2 में भी आ चुका है एक बार प्रश्न, कई सारे एग्जाम में आ चुका है और बच्चे गलत कर देते हैं। कई बार संख्या पूछता है जोड़े आंसर दे देते हैं, जोड़े पूछता है संख्या आंसर दे देते हैं। याद रखना, प्रश्न में देखना है कि जोड़े दिया हुआ है या संख्या दी हुई है। तो जोड़े ये होते हैं, इनमें से ये 44 प्लस XY तो होते हैं बेटा मेल में, और 44 प्लस XX किस में होते हैं, फीमेल में होते हैं। ये 44 जो गुणसूत्र हैं इनको कहा जाता है अलिंगी गुणसूत्र। क्या कहते हैं इनको, अलिंगी गुणसूत्र, या इनको कहते हैं ऑटोसोम्स। क्या कहा जाता है, ऑटोसोम्स कहते हैं। और XY तथा जो XX हैं इनको कहा जाता है लिंगी गुणसूत्र। क्या कहते हैं इनको, लिंगी गुणसूत्र, या इनको एलोसोम्स कहा जाता है। और ये क्या काम करते हैं, तो सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करते हैं, ये लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। इसका काम करते हैं, सेक्स डिटरमाइनेशन का कार्य कौन करता है, XY तथा XX। एक क्वेश्चन आता है, आया हुआ प्रश्न है एक बार, ये लड़का होगा या लड़की, केवल याद रखना ये पुरुष के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, पुरुष के गुणसूत्र XY पर निर्भर करता है। केवल पुरुष के गुणसूत्र XY पर क्या करता है, ये निर्भर करता है, महिलाओं की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक मनुष्य में लिंग निर्धारण प्रक्रिया भी याद रखना। मनुष्य में लिंग निर्धारण प्रक्रिया नर मेल, मादा फीमेल। नर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 44 प्लस XY, मादा में पाई जाती है 44 प्लस XX। इधर देखिएगा, एक मेडल का नियम होता है, पृथक्करण का नियम, जिससे ये बन जाते हैं 22 प्लस X, 22 प्लस Y, और ये हो जाते हैं 22 प्लस X और 22 प्लस X। 22 प्लस X, नर का 22 प्लस X मादा के 22 प्लस X से क्रॉस करेगा, क्या बनेगा, 44 प्लस XX। बताओ क्या हुई, लड़की हुई, क्या हुई, लड़की। फिर मादा प्लस नर का 22 प्लस X मादा के 22 प्लस X से क्रॉस करेगा, क्या बनेगा, 44 प्लस XX। फिर से क्या हुई बताओ, लड़की हुई। नर का 22 प्लस X मादा के 22 प्लस X से क्रॉस करेगा, 44 प्लस XY, क्या हुआ, लड़का हुआ। नर का 22 प्लस Y और मादा के 22 प्लस X से क्रॉस करेगा, क्या बनेगा, 44 प्लस XY, फिर से क्या हुआ, लड़का। यानी लगभग 50% चांस तो रहता है बेटा लड़का होने का और 50% चांस होता है लड़की होने का। या तो लड़का होगा या लड़की होगी। इसी को हम कहते हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण प्रक्रिया कहा जाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। तो ये बात थी हमारी लिंग निर्धारण प्रक्रिया। तो हमने दोस्तों न्यूक्लियस के बारे में कंप्लीट जानकारी ले ली है, थोड़ा सा इसको जेनेटिक्स से भी हमने जोड़ लिया है कि क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमोसोम्स, लिंग निर्धारण, क्रोमोसोम्स की संख्या ये क्या होती है, ये भी चर्चा हमने इस टॉपिक के अंदर कर ली है। बाकी जो पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।